हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। तो आज हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम, जो कि हमारा चैप्टर 3 है क्लास 11th का, जिसमें हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे प्लांट किंगडम का, जिसमें उनका पूरा इंट्रोडक्शन, सारे के सारे एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और बाकी वीडियोस बना सकूँ। आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनके लिए मैं बेटर वीडियोस बना सकूँगा। अगर आपको किसी भी दूसरे चैप्टर में क्लास 11th या क्लास 12th में कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में पढ़ा था, जो आर.एच. व्हिटेकर के दिए हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फर्स्ट 3 पार्ट थे। हमारा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम बचा था, जिसके हमने दोनों के इंट्रोडक्शन किए हुए थे। तो हम इस चैप्टर में जो है मेनली प्लांट किंगडम के ऊपर फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारा ये बताया गया है कि प्लांट किंगडम की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हम प्लांट किंगडम को कैसे समझते हैं, उसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कैसे हैं, वो जो हमारा टाइम के साथ चेंज हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोनेरा जो है वो साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा जो ब्लू ग्रीन एल्गे थे, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उनको पहले प्लांट में इंक्लूड कर लिया गया था। प्रोटिस्टा कुछ ऐसे थे जैसे यूग्लिनॉइड्स एक्सेट्रा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उनको भी पहले प्लांट्स के किंगडम में डाल दिया गया था। तो ऐसे कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स थे जो पहले प्लांट्स में थे, जो अब मोनेरा प्रोटिस्टा में चले गए हैं। तो ऐसे हम प्लांट किंगडम के जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम के साथ चेंज हुआ है। और आज जो हम बात करते हैं दैट इज मेनली एल्गे, यानी कि थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको हम प्लांटे के अंदर कंसीडर करते हैं। राइट, आगे हम देखते हैं कि लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड some of the concern that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number एंड शेप ऑफ लीव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसमें सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। जबकि आज हम जिस तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं उसमें हर तरह की फाइलोजेनेटिक से लेके रिप्रोडक्टिव एम्ब्रियोलॉजी से लेके साइटोलॉजी, हर तरह के जो स्टडीज़ होती हैं उन सबको इंक्लूड करके हमने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया हुआ है। राइट, they were based mainly on vegetative characters और on the androsium structure, यानी कि जो सिस्टम ऑफ लीनियस था उसके अकॉर्डिंग जो बाहर तौर से हम जो कैरेक्टर्स देख सकते थे, हम उस टाइम पे डाइसेक्शन हो सकता था, इसलिए हम थोड़ा बहुत उनके जो एंड्रीशियम था उसका स्ट्रक्चर देख पाए थे, बस उससे ज़्यादा हम उसके डीप में नहीं जा पाए थे। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, एज आई टोल्ड यू, दे वर सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। Right? Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. ये आपको ध्यान रखना है कि ये, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, तो मॉर्फोलॉजी के लिए जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हर पार्ट जो है वो सिमिलर ही है। सो वेजिटेटिव पार्ट हो या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, दे वर गिवन द सेम weightage. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. As against this, the natural classification system developed, which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external feature but also internal features. ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हम कई बार ऐसा हमें लगता है कि ठीक है, अगर हमें जो रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको हम सेम वेटेज देंगे तो अच्छा रहेगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, हमें पता है कि वो जो है एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं और उनमें जो है वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स में कुछ ज़्यादा चेंज आ सकता है, बट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली द सेम, उनमें एनवायरनमेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो हम अगर किसी स्पीशीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसके हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए और उनके जो पार्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, हम उस स्पीशीज़ के पूरे कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। ऑल्सो जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्टडीज़ भी की गई थी, जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो थे, हमारी एनाटॉमी थी, साइटोलॉजी थी, उन सबको जो कंसिडर किया गया था। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये जो मैं कहता हूँ कि जो हिडन नेम्स होते हैं, हिडन कीवर्ड्स होते हैं, वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे बेंथम एंड हुकर का नाम दिया हुआ है, बट मोस्ट ऑफन स्टूडेंट्स डू नॉट केयर अबाउट दीज वर्ड्स, और ज़्यादातर तो प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट पेज है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। राइट, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor, right? तो ये फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है आजकल, क्योंकि इसमें जो है हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एंसेस्टर्स, और साथ ही साथ उनके जो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स हैं उनके बेसिस पे हम उन्हें कैरेक्टराइज कर सकते हैं. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये एक थर्ड पार्ट हमारा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये जो है सारे के सारे इंक्लूड नहीं किए गए, तो दैट्स व्हाई वी सी कि हमें एक चैप्टर की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट चैप्टर्स में मिल सकती है. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, ये नंबर्स पे चलती है. नंबर्स किसके, हमारे नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे. यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ जीन्स रिलेटेबल है किसी और ऑर्गेनिज्म से, तो यानी हमारे अंदर और उस जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके जो एंसेस्टर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे या फिर सेम एंसेस्टर्स थे. नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड, राइट. तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक को कुछ नंबर्स या कोड्स दिए जाते हैं, हर एक नंबर को कुछ नंबर्स या कोड्स दिए जाते हैं, जिनके बेसिस पे बाद में इनको जो है प्रोसेस किया जाता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को, राइट. इन दिस वे ईच कैरेक्टर्स इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड. एक ही टाइम पे जो है सिर्फ कोड्स और नंबर्स देने की वजह से एक ही टाइम पे हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं और ज़्यादा ईजिली हम जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome, number, structure, behavior, and chemotaxonomy that uses the chemical constituent of plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days. यानी इस डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमी के जो वेज हैं हमारे पास, जो टूल्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है. तो हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट फाइलम है दैट इज एल्गी, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं. So algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organism. ये बात ध्यान रखें कि algae जो है वो सी में भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी. फ्रेश वाटर के आपने देख भी रखे होंगे. जो सी वाले हैं वो काफ़ी डीप ओशंस में रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर रेड और ब्राउन. They occur in a variety of other habitats like moist stone, soil and wood. आपको याद होगा कि withering process में जो सबसे पहला organism rocks के ऊपर start होता है grow होना, that is algae only. Some of them also occur in oceans with fungi. Examples is lichen. Some occur in association with fungi. Example is lichen. And animals on sloth bear. आपको पता होगा sloth bear जो है वो green color का हो जाता है because it is very slow. और इतना स्लो होने की वजह से धीरे धीरे उसके ऊपर जो है वो एल्गी की इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है दैट इट बिकम्स ग्रीन. तो इस तरीके से एनिमल एंड फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहता है, जिसमें स्लॉथ बेयर को जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट से बचाता है, वहीं ये फंजाई को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो कि इसे शेल्टर देता है रहने के लिए और ये उसे फूड देता है, राइट. आगे हम देखेंगे द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ranging from colonial form like volvox and the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. ये मैंने आपको जो है ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज क्लासेस 11th वाले में करवाया था कि जो ये वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा इन सबके डायग्राम जो है आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिल सकते हैं राइट हियर. तो मैंने ये सारे के सारे डायग्राम करवाने वाले कराए हुए हैं, तो इसमें आपसे फिर डायग्राम एक बार देख सकते हैं. मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में करा चुका हूँ, राइट. आगे हम देखेंगे द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स. इनमें जो है वो सारे टाइप के मेथड से होते हैं. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इसके कई सारे आप पार्ट्स कर लेंगे तो इसके अलग अलग पार्ट्स जो है वापस से नई एल्गी में जो है डेवलप हो जाएंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर. आपने देखा था कि ये जूस्पोर जो है वो पहले भी आपने देखे हुए हैं, जो फंजाई थे उनमें भी ये जूस्पोर थे. तो हमें इससे पता चलता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है डिफरेंट किंगडम्स में भी, राइट. आगे हम देखेंगे दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स, राइट. ये जो जू स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड है. जू का मतलब ही वैसे जू जो वर्ड है ZOO इसका मतलब होता है मोटाइल. दैट्स वाई जूलॉजी का मतलब होता है दोज स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मोटाइल. ये सिर्फ जो है आज हम जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, बट जूलॉजी जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो वर्ड का मीनिंग है, दैट इज एक्चुअली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर मोटाइल, राइट. आगे हम देखने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
takes place through fusion of two gametes as usual. These gametes can be similar in size as in Eulothrix. Eulothrix में सेम तरह के सारे gametes बनते हैं और नॉन फ्लैजिलेट विच विल बी नॉन मोटाइल अगर उनके पास फ्लैजिला नहीं होगा, बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगैरा. स्पायरोगैरा में सेम तरह के जो गेमीट्स है वो फॉर्म होते हैं, बट दे आर नॉन मोटाइल. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमी. राइट, अगर आपको पता था कि अगर गेमीट्स जो है सेम टाइप के होंगे देन दे आर आइसोगेमी, और डिफरेंट टाइप के होंगे देन दे आर आइसोगेमी. और अगर फीमेल जो गेमीट है वो लार्जर होगा साइज में एंड मेल गेमीट स्मॉलर होगा देन वो ऊगेमी होगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेल गेमीट होता है वो मोटाइल होता है, एंड इस केस में भी जो मेल गेमीट है दैट इज मोटाइल. राइट, ये आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे. इट इज गिवन यहाँ पे ग्रीन एल्गी, रेड ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है. यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे जो एडिशनल लेबलिंग करी हुई है वो भी आप देख सकते हैं. साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्लैमाइडोमोनास एंचारा 2 एक्स्ट्रा एल्गी बनाए हुए हैं जो कि ग्रीन एल्गी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. राइट, आगे हम देखते हैं वी आर ऑन क्लोरोफाइसी. यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मेनली जो एल्गी है उसको हमने 3 जो है क्लासेस में डिवाइड कर दिया है. इन क्लासेस का नाम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी, क्लोरो का मतलब आपको पता है इट इज ग्रीन, एंड क्लोरोफाइसी का मतलब है ग्रीन एल्गी. फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी में आते हैं रेड एल्गी. राइट, तो हम इनके बारे में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. उससे पहले यहाँ पे जो है हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इनके दिए हुए हैं, जैसे कि ये इनके सारे जो इंपॉर्टेंस है. तो ये मैं पूरा पैराग्राफ रीड करके नहीं देने वाला, बट यू कैन सी हियर दैट इट कंटेन्स सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गी लाइक लेमिनेरिन एंड sargassum which are often used in studies and as foods. As you can see here, they are used as food. More than 70 species are there which are used as food. It also gives algin and keratin from brown algae and red algae respectively, which are hydrocolloids. Hydrocolloids क्या होते हैं? दो substances which can absorb water to a high extent. इनको जो है यूज़ किया जाता है जो हमारी कफ सिरप्स एक्सेट्रा जो होती है मेडिसिन जो है उनकी पैकेजिंग में, क्योंकि अगर उनकी बॉटल्स ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा में टूट जाती हैं सो दे डू नॉट स्पिल ऑफ या फिर वो ख़राब नहीं होती. द कैरेजिन या एल्जिन जो हाइड्रोकोलॉइड्स है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. राइट, सो ये जो है कुछ इंडस्ट्रियल जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, कुछ मटेरियल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं एल्गी. साथ में जलेडियम एंड ग्लाइसिलेरिया का आप एग्जांपल दे सकते हैं जो कि अगार अगार फॉर्म करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोथ. आगे हम बढ़ते हैं क्लोरोफाइसी की तरफ. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी. द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस. यूनिसेलुलर आपको पता है जो आपका क्लैमाइडोमोनास है दैट इज यूनिसेलुलर. वोल्वोक्स आपका कोलोनियल है एंड फिलामेंटस आपका स्पायरोगैरा है. दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी. क्लोरोफिल ए मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, सो इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स. राइट, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट जरूर होगा. तो क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, यानी डिफरेंट टाइप के इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं. आपको याद होगा जो स्पायरोगैरा था उनमें रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट था, वहीं आपका जो क्लैमाइडोमोनास था उसमें यू शेप था आपका क्लोरोप्लास्ट. Pyrenoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, उनमें पायरेनॉइड होता है. पायरेनॉइड जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है प्रोटीन होता है और चारों तरफ से उसको स्टार्च ने जो है वो घेरा हुआ होता है. स्टार्च की सीध होती है. राइट, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली मदद करता है जो एल्गी है उसको फूड को स्टोरेज करने में, जो कि वो आगे यूज़ कर पाएगा. We have vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different type of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. As I told you, यहाँ पे जो जितने भी asexual reproduction होगा by spores वो zoospores होगा, they are motile. And Chlamydomonas में आप इसका सबसे अच्छा example दे सकते हैं. The sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cells, and it may be isogamy, anisogamy and oogamy. As I told you, इनमें all different type of gametes हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक special type of जो algae है उसमें एक ही type का gamete बनेगा. It can also form different type of gamete on the basis of the time it produces it, right? उसके बाद हम आते हैं Phaeophyceae यानी कि brown algae पे. They are mostly marine, primarily marine होते हैं. They show great variation in size and form.
They range from simple branched filamentous form like ectocarpus to profusely branched form is present in kelps, right? kelps जो है आपके जो सी के अंदर उगते हैं, ये सी वीड्स भी कहा जाता है समटाइम्स इनको. दे आर ग्रास लाइक स्ट्रक्चर इन द सी which may reach a height of 100 meters. जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रासेस की तरह होते हैं बट दे आर 100 meters हाइट, इतने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दे पोजेस क्लोरोफिल ए सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल. ये जो है डिफरेंट टाइप के इनके मटेरियल्स होते हैं. साथ में द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन. क्योंकि ये जो है वो सी के अंदर रहते हैं, इनको वाटर से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कितना भी ज़्यादा कोई वाटर को बेयर कर सके, लेकिन वाटर जो है आपको पता है वाटर में जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड जो डीनेचरेटिंग पावर होती है, तो उसकी वजह से वाटर जो है इन प्लांट्स को ख़राब कर सकता है. सो इनके ऊपर जो है एल्जिन की कोटिंग होती है विच इज़ अ वाटर प्रूफ मटीरियल. आगे आप देखेंगे द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेट बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक द स्टाइप एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन द फ्रॉन्ट. ये जो है तीन पार्ट जो है वो सब में ही होते हैं. आप डायग्राम में ऊपर देख सकते हैं कि इनमें कई में नहीं दिए हुए थे, सो मैंने इनमें लेबल कर दिया है. यहाँ पे होल्ड फास्ट है, स्टाइप सब में होता है, होल्ड फास्ट भी सब में होता है, इनके पास फ्रॉन्ट ही भी सब में होता है. दिस इज फ्रॉन्ट, यू कैन सी हियर एंड हियर, सबके पास फ्रॉन्ट होता है विच इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट. उसके बाद हम आते हैं रोडोफाइसी पे. रोडोफाइसी ऑल्सो कॉल्ड रेड एल्की, जिनके पास पिगमेंट होता है आर फाइको एरिथ्रिन. एरिथर जो वर्ड होता है वो रेड से जुड़ा होता है. मैंने आपको ये ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम में ये वाला टेबल भी कराया था, सो यू कैन वॉच दैट. आप आई बटन में देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको. आगे देखेंगे द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन मैंने आपको बताया है कि ये जो है ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं. तो जो ये आपका फ्लोरिडीन स्टार्च है दैट इज़ ऑल्सो नियरली सिमिलर टू ग्लूकोज पॉलीमर. तो ये जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइडिंग होता है और ये जो है आगे चल के एल्कोहल फॉर्मेशन में भी मदद करता है, राइट. तो ये वाला डायग्राम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से सारे के सारे जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर, तो हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि हमने जो है सारे के सारे एल्गी जो है ब्राउन, रेड एंड ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ लिया है. तो हम नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एल्गी के बारे में समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. और साथ ही साथ अगर बायो के ऐसे ही आपको बायोलॉजी के क्लास 11th और 12th के वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें.